सो ये वाली सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी यहाँ तक कवर कर दिया था, विच इज़ लाइक अंडरस्टैंड द इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ डेटा मॉड्यूल के यूज़ केसेस फॉर द क्लाउड। तो क्लाउड के क्या यूज़ केसेस हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। तो ये वाली वीडियो, इस करेंट वीडियो में मैं ये तीन पार्ट को क्लियर करूँगा, विच इज़ द मॉड्यूल ऑफ सर्वे द सर्विसेज ऑन द एज़्योर डेटा प्लेटफॉर्म। तो एज़्योर डेटा प्लेटफॉर्म में कौन कौन से सर्विसेज हैं उस पे अपन एक ओवरव्यू कर दे रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं, राइट। तो इसके तीन पार्ट को मैं इस वीडियो में फटाफट से कवर कर लूँगा, राइट। इसमें तो 15 मिनट्स दिए है कि 15 मिनट्स इसमें टाइम लगेंगे, बट आई विल ट्राई कि ये जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ, मीन्स 10 से 15 मिनट्स के अंदर मैं इसे कवर कर लूँ, राइट। तो 15 मिनट्स दिए हैं, 10 to 15 मिनट्स लग भी जाएंगे समझाने में, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्वे द सर्विसेज ऑन द एज़्योर डेटा प्लेटफॉर्म का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियर कैन फील ओवरवेल्म्ड बाय द रेंज ऑफ डेटा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज इन। सो एज़्योर के अंदर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं डेटा प्लेटफॉर्म पे। सो ऑब्वियसली लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन दिस, ठीक है। तो फॉर समटाइम्स वी हैव कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम्स, और ये डेटा प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस बिजनेस रिक्वायरमेंट, राइट। बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम उसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो पता चलेगा कि लाइक देर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा इन्वॉल्व इन इट, उस पर हमें ऑपरेशन करनी है, उस पर हमें प्रोसेसेस करने हैं, राइट। तो ऐसे टाइम में कभी कभी ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है एक इंजीनियर के लिए, डेटा इंजीनियर के लिए। तो बट है क्या कि अगर आप इन सारी चीज़ों को पता कर लोगे कि कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा। डेटा भी कई प्रकार के होते हैं, राइट। एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारी डेटा स्टोर होती है उसमें। एक हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डेटा के भी डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स हैं, राइट। तो आपको अगर पता चल जाए ये कौन से टाइप का डेटा है और कौन से सर्विसेज यूज़ करनी होगी हमें एज़्योर का, अगर ये आपको क्लैरिटी मिल जाए तो ऑब्वियसली ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और कितने भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो राइट, तो इमेजिन यू आर अ डेटा इंजीनियर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर द क्लाउड कैपेबिलिटीज। So executives have asked the network infrastructure team to explain the benefits and drawbacks of running IT operations. Can I approach you for information about data services, right? तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आप एक डेटा इंजीनियर हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो, बट बिजनेस एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि उन्होंने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को बोला है कि आप आईटी ऑपरेशंस के लिए, मतलब आईटी ऑपरेशंस वो करते हैं, राइट। आईटी ऑपरेशन मतलब आईटी की जो जितनी भी वर्क चलते रहती है वो स्मूथली चले। तो ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का काम है कि वो इस पे मेंटेन करते हैं इन सारी चीज़ों को। बट कभी कभी उनको कुछ आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ डेटा सर्विसेज के लिए, लाइक आप कौन से सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, या फिर उस यूनिट में कौन सी डेटा सर्विसेज यूज की ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हो रही है। सो अकॉर्डिंगली वो सारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखें, जिससे आपकी कोई आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इकोसिस्टम मीन्स लाइक एवरीथिंग यू विल बी, आपको किसी के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड आपको सारा कुछ एज़ोर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। बट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का भी काम है कि बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चलती है, जो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कनेक्टिविटी को इश्यूज़ ना आए। बहुत तरह की चीज़ें होती है, वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को अगर कभी ज़रूरत पड़े कि आप कौन से एज़ोर डेटा सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा विद नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड के बारे में बताया गया है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल में आपको पता चल जाएगा, और कौन सी एज़ोर डेटा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ है और कौन कब उसे यूज़ करना है, राइट। मतलब आपको अगर पता चल जाए डेटा कौन सा टाइप का है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे उस पर। तो यही है, ये वाली यूनिट में तो आपको मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया। इंट्रोडक्शन में आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सप्लोर डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू DP200 के सीरीज़ में, विच इज़ द फ्री सीरीज़। तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ने ये दो डेटा पे ही बताया गया है अभी, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड पे ही बेसिकली ब्रॉडली क्लासीफाई किया है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे मैं क्विकली मूव करूँगा। तो RDBMS, which is Relational Database Management System.
सो बेसिकली इसमें रोज एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट्स आती है, आप टेबल में डेटा को स्टोर करते हो, एक प्रॉपर स्कीमा होती है इनकी। तो ये आर डी बी एम एस इतनी चीज़ इतनी हो गई। तो लाइक हम उसके लिए यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, एजोर सिक्वल डेटाबेस एंड एजोर सिक्वल डेटा वेयर। तो ये सारी टूल्स की यूज़ होती है। तो मतलब इसमें क्या होता है ना कि जब आपको अगर आपको पता है कि डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको उसका डिज़ाइन पहले बनाना पड़ता है, राइट। पहले आप डिज़ाइन बना दोगे, उसकी आर्किटेक्चर कर दोगे, उस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, उस फील्ड की क्या साइज़ होगी, ये आपको पहले से पता चल जाएगा, आपको जब डेटा पता हो आपको कि वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो काफ़ी कुछ इसमें पहले से पता हो जाता है, और आप पहले डिज़ाइन करके फिर डिज़ाइन हो जाती है, उनकी डिटेल्स बन जाती है, विच इज़ डेफिन डिटेल्स। एक मिनट में डीडीएल की फुल फॉर्म को देखना पड़ेगा। डिज़ाइन डेफिनेशन लैंग्वेज समथिंग होती है, डीडीएल फुल फॉर्म। बहुत दिनों के बाद ये सब भूल जाते हैं आदमी। डेफिनेशन लैंग्वेज समथिंग होती थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। सो डीडीएल, आप एक डीडीएल क्रिएट करते हो। सो तीन तरह की होती है, डीडीएल होती है, डीसीएल और डीएमएल। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ, दीज आर द टाइप ऑफ कमांड्स यूज्ड इन, आई मीन, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, एक डीएमएल हो गया, और एक डीएसएल डीसीएल हो गया। सो ये सब चीज़ अगर आप देख सकते हो, राइट। इसमें आप अगर आप देखोगे तो वो सारी कुछ मिल जाएगी कि डीडीएल कमांड्स कौन सी होती है। तो डीडीएल कमांड्स के अंदर आप देखोगे तो ये क्रिएट स्टेटमेंट है, राइट। ये तो ये क्रिएट स्टेटमेंट हम क्रिएट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। तो ये क्रिएट, आपको डिज़ाइन पहले क्रिएट हो जाती है। आपको डेटा स्टोर करने के लिए टेबल जो बनाते हैं उसकी डिज़ाइन आप पहले क्रिएट कर देते हो, राइट। तो वही चीज़ है, वही मैं बता रहा था कि डीडीएल पहले क्रिएट हो जाते हैं उसके। तो आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट है नॉन स्ट्रक्चर डेटा का। नॉन स्ट्रक्चर डेटा में बेसिकली आपको बाइनरी, ऑडियो और इमेज फाइल्स मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रोज़ एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको ऑडियो और इमेज फाइल मिल जाए तो आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पता करोगे कि कौन सी फाइल, कौन सा डेटा आपको पिक करना है। सब तो एक ही तरह के, मतलब कैसे पता करेगा वो सिस्टम, कैसे पता करेगा कि कौन सा ऑडियो इमेज फाइल कैसे स्टोर करना है। उसके लिए कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स तो होने चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि नॉन रिलेशनल सिस्टम में द डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड एट डिज़ाइन टाइम, आपको पता ही नहीं है। सो डेटा इज टिपिकली लोडेड इन रॉ फॉर्मेट। मतलब आपको क्या है ना कि ये सारे जैसे भी डेटा हैं उसको आप ऐसे के एज इट इज़ रॉ फॉर्मेट में लोड कर दोगे। एंड रीड ऑपरेशंस जब होती है उस डेटा पे, मान के चलो आप क्वेरी कर रहे हो या फिर आप समथिंग यू वांट टू फेच दैट डेटा, तो उस रीड ऑपरेशन के टाइम में ही डिफाइन होता है। वो कैसे डिफाइन होता है तो वो आपको पता चलेगा। तो ये नॉन रिलेशनल सिस्टम्स जो होते हैं, ऑब्वियसली ये रिलेशनल सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कनेक्शन तो है नहीं डेटा का, लाइक जैसे आर डी बी एम एस में होता है। तो इस केस में आपको क्या है ना कि कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज प्रेफर करने पड़ेंगे, राइट। तो आपको जब पता चल जाएगा कि डेटा नॉन स्ट्रक्चर्ड है, रिलेशनल नहीं है वो डेटा, तो आपको ऑब्वियसली एजोर के जो सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा, वो आपको आइडेंटिफाई करके यूज़ करने पड़ेंगे। तो लाइक ओपन सोर्स वर्ल्ड ऑफर फोर टाइप्स ऑफ नो सिक्वल डेटाबेस। तो नो सिक्वल डेटाबेस विच इज़ लाइक फॉर नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, उसके लिए आपको चार तरह की चीज़ें हैं: की वैल्यू स्टोर, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस और कॉलम डेटाबेस। तो इन सारी चीज़ों का फिर आपको यूज़ में लाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में क्या है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आपको स्टोर करने हैं तो उनके पास एक मेटा डेटा टैग्ड होती है, राइट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका कोई एक पर्टिकुलर एक आईडी होगी, एक मेटा डेटा होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आप मेटा डेटा पे सर्च करोगे तो आपको पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट को पूरा निकल के आ जाएगा। तो ये आपको अगर सिंपली बताऊं तो मान के चलो कि 10 लोगों की सीवी है, ठीक है। तो उस 10 लोगों में हो सकता है कि 2 लोगों की सीवी के जो नेम होंगे वो काफ़ी सिमिलर होंगे। तो ऐसे में ऑब्वियसली सर्च करना रिडंडेंसी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि उनकी कोई एक मेटा डेटा होती है जिससे आप सर्च करना काफ़ी इजी हो जाएगा। मान के चलो अगर आपने सीरियल नंबर या रोल नंबर से सर्च किया, यूनिवर्सिटी रोल नंबर से सर्च किया, तो पर्टिकुलर उस रोल नंबर से जो लिंक्ड सीवी होगी वही आपकी खुल के आएगी। तो ऐसे काइंड ऑफ कुछ तो ऐसा लॉजिक लगाया है एजोर वालों ने कि वो मेटा डेटा पे करते हैं, जिससे
टू 8 डॉक्यूमेंट सर्चेस, राइट। तो की वैल्यू स्टोर भी होती है, तो ये की वैल्यू पेयर्स को भी स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर अगर आप जेसॉन डॉक्यूमेंट्स को देखोगे ना, जेसॉन में तो की वैल्यू की पेयर होती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे तरह के जो डेटा होंगे वो भी स्टोर हो सकते हैं, आपके नॉन स्ट्रक्चर्ड में आ सकते हैं। ग्राफ डेटाबेस भी हो गया, ठीक है। तो उसमें अगर वर्टाइसेस एंड एज की कॉन्सेप्ट है एंड ऑल, तो ग्राफ डेटाबेस के लिए भी ग्रेमलिन करके आती है डीबी, उसमें स्टोर कर सकते हैं। कॉलम कॉलम के लिए भी कैसेंड्रा डीबी वगैरह यूज़ होती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द डेटा स्टोरेज इन एजर स्टोरेज। तो ये वाली पार्ट में अंडरस्टैंड करना है डेटा स्टोरेज, कौन कौन तरह के मतलब डेटा स्टोरेज हो सकते हैं। तो एजोर के जो स्टोरेज होते हैं, लाइक फॉर नो सिक्वल, तो उसमें आपको ब्लॉब विच इज़ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो एजोर ब्लॉब जो रहता है वो बाइनरी टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। एजोर फाइल्स हो गए आपके, तो ये मैनेज फाइल शेयर्स फॉर क्लाउड और ऑन प्रेमाइसेस डिप्लॉयमेंट्स के लिए एजोर फाइल्स की यूज़ होती है। तो अगर आप क्लाउड पे या फिर ऑन प्रेमाइसेस कुछ डिप्लॉयमेंट करने वाले हो, तो उसके जो फाइल्स वगैरह होते हैं फॉर रिक्वायर्ड फॉर दोज डिप्लॉयमेंट्स, वो आप एजोर फाइल्स में स्टोर कर सकते हो। एजोर की है फॉर रिलायबल मैसेजिंग बिटवीन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बीच में, अगर आपको मैसेजिंग करनी है तो ये सारी स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती है एजोर स्टोरेज अकाउंट में। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और एजोर टेबल है, तो नो सिक्वल स्टोर फॉर नो स्कीमा स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, तो इसके लिए आपको एजोर टेबल का यूज़ करते हो आप, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं अभी। तो you can use Azure Storage as a storage basis when you're provisioning a data platform technologies like this, but you can also provision this, for example you provision ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। when to use blob storage, अभी data ingestion queries और data security। Azure storage accounts are scalable and secure, durable and highly available. Azure handles your hardware maintenance, updates and critical issues. It also provides REST APIs and SDKs for Azure storage in various languages। तो फिर फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस ये आपको APIs एंड SDKs प्रोवाइड करती है। तो ये काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप इसे। तो कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें आपको बताया गया है। तो ये सारे कुछ एज्योर स्टोरेज अकाउंट की बातें हो गई। फिर डेटा इंजेशन, डेटा को अगर आपको इंजेस्ट करना है तो आप ADF का यूज़ कर सकते हो, विच इज़ योर एज्योर डेटा फैक्ट्री। ये लाइक इसमें सारा कुछ लोग ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, पाइपलाइंस वगैरह अगर कुछ बनानी हो, डेटा इंजेशन करनी हो, तो इट्स लाइक अ कंप्लीट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। स्टोरेज एक्सप्लोरर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। क्वेरीज के लिए, इफ़ यू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट एज अ ब्लॉब स्टोरेज, यू कांट क्वेरी द डेटा डायरेक्टली। तो अगर आप ब्लॉब स्टोर कर रहे हो कुछ, अगर आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया फॉर ब्लॉब स्टोर विच इज़ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक इमेजेस एंड ऑल, तो आप इसको डायरेक्टली क्वेरी नहीं कर सकते हो। तो आपको ऑब्वियसली इसको मूव करना पड़ेगा जहाँ पे क्वेरीज सपोर्टेड हो, क्योंकि स्टोरेज अकाउंट में आप ये नहीं कर सकते क्वेरीज। तो आपको ऑब्वियसली एज्योर स्टोरेज अकाउंट, डेटा लेक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब एज़्योर स्टोरेज अकाउंट जो है आपकी, वो आपको डेटा लेक स्टोरेज की तरह यूज़ करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन क्वेरी दोज ब्लॉब के जो भी डेटा है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो भी डेटा हैं, तो उनके लिए। डेटा सिक्योरिटी हो गया, तो जो भी स्टोरेज अकाउंट पे आपके डेटा होते हैं एजर स्टोरेज में, वो दैट आर इनक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू लाइक गिव द प्रोडक्शन। GDPR से कॉम्प्लाई करने के लिए भी काफ़ी जगह ये पॉसिबल हो जाता है। एजर स्टोरेज ऑल्सो प्रोवाइड्स यू फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर हु हैज़ एक्सेस टू योर डेटा। यू विल सिक्योर द डेटा बाय यूजिंग कीज और शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स। हाँ, अगर आपको कोई अपनी डेटा को शेयर करनी है किसी दूसरे यूज़र के साथ, तो यू कैन सिक्योर दैट। सो एक एज़्योर रिसोर्स मैनेजर होता है, इट्स लाइक अ मैनेजर विच प्रोवाइड्स अ परमिशन मॉडल दैट यूजेस रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इस सर्विसेज का यूज़ करके लाइक यू कैन गिव अथॉरिटी टू यूज़र्स, राइट। तो ये इन सारे चीज़ों की सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती है एज़्योर। तो आज के चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन, एक्सप्लोर डेटा टाइप्स और अंडरस्टैंड डेटा स्टोरेज एंड एज़्योर स्टोरेज बता दिया है।
आगे नेक्स्ट 3 कवर करूँगा मैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो या फिर कुछ भी कमेंट करना है तो आप करो। मैंने सारे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, आपको कोई डाउट्स होता है तो आप डायरेक्टली रीच आउट करो मुझे। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाता रहूँगा। मुझे कंप्लीट भी करनी है पूरी सीरीज़। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।